सर्द चेहरे, जर्द जज्बात, बार बार वही आघात, जीत उनकी हमारी मात। अब घुटी हुई चीखें हैं, वहशत के कोहरे हैं, वो वेदना से दोहरे हैं। दहलीज पर दम तोड़ती उम्मीदों के दरमियान आखिर बचा क्या है? पूछता है फलक, पूछती है जमीन, आखिर हवस में लिपटी ये हवा क्या है? इस दर्द की दवा क्या है? क्या ये डर सिर्फ कुछ लड़कियों का है? क्या ये डर सिर्फ इस वजह से है कि कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर का रेप कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया? क्या ये कहानी सिर्फ कोलकाता की है? क्या ये कहानी सिर्फ दिल्ली की निर्भया की है? ऐसे कोलकाता देश के हर राज्य में है। कहानी अलग है लेकिन दर्द वही। कोलकाता, दिल्ली, कठुआ, हाथरस जैसे कई केस हैं जो हमें झकझोर कर रख देते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ तिवारी और आज हम एक शो नहीं बल्कि एक सवाल लेकर आए हैं। कोलकाता कांड ने फिर एक बार समाज के मुंह पर कालिख पोत दी। आवाज उठी, हाथों में तख्तियां लेकर कुछ सड़क पर उतरे। कुछ हाथों ने फिर मोमबत्तियां उठाई। नेताओं ने राजनीति की और फिर वही न्याय की गुहार लगाई गई। लेकिन सवाल वही, क्या न्याय मिलेगा? जवाब फिर वही, इंतजार करिए। ये दरिंदगी की हदें सिर्फ कोलकाता या दिल्ली से पार नहीं हुई। छत्तीसगढ़ महतारी के गुणगान करने वाले इस प्रदेश में भी कई ऐसे हैवान हैं जिन्होंने हदें पार की हैं। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ की उन बेटियों को न्याय मिला? अपनी पड़ताल में हम आपको बताएंगे, जब किसी लड़की या औरत के साथ दुष्कर्म होता है तो वो सिर्फ आरोपी ही नहीं है जो उसे पीड़ा देता है, दर्द देता है, बल्कि हमारा लचर सिस्टम, लचर कानून व्यवस्था उसकी और उसके परिजनों की पीड़ा को कई गुना बढ़ा देता है। 8 साल हो गया, लेकिन आज के हम केस में क्या जानकारी हमको 1% पता नहीं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बात छत्तीसगढ़ में रेप के आंकड़ों की करें तो साल 2021 में बलात्कार के 1093 मामले दर्ज हुए थे। वहीं साल 2022 में बलात्कार के 1246 मामले सामने आए। साल 2023 में बलात्कार के मामले 2564 तक पहुंच गए। तो वहीं 3 साल में कुल मिलाकर बलात्कार के 4903 मामले सामने आए। उस हिसाब से औसतन छत्तीसगढ़ में हर दिन 4 से ज्यादा रेप हुए। वहीं बात राजधानी रायपुर की करें तो राजधानी रायपुर में भी हैवानियत की सारी हदें पार हो गईं। राजधानी रायपुर में 2023 में 6 महीने में ही बलात्कार के 116 मामले सामने आए। इसके अलावा छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के 104 मामले दर्ज किए गए। चाहे एक भी प्रकरण हो, चाहे अनेक प्रकरण हो, गंभीरता सबकी बराबर है। पुलिस ने उस पर जांच की है। तुरंत ही रायगढ़ के विषय में गिरफ्तारियां हो गई थीं। एक व्यक्ति उसमें मृत भी पाया गया है, जांच उसमें जारी है। घटनाओं को की तुलना नहीं करनी चाहिए, कब कितनी हुई ये तुलना का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कम है विगत समय से, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब विषय नहीं है चर्चा का। मसला ये है कि ये होना नहीं चाहिए। जन जागरण की भी आवश्यकता है और पुलिस के मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता है। रायगढ़
रायगढ़ के पुसौर ब्लॉक के ग्राम कसाईपाली में आदिवासी युवती के साथ गैंग रेप हुआ। यहाँ युवती मेला देखने के लिए निकली थी। कुछ युवकों ने उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। पहले पीड़िता के साथ छेड़खानी की, उसके बाद उसे अगवा कर लिया। महिला 4 घंटे तक युवकों के कब्जे में रही। इसके बाद जैसे तैसे महिला ने मोबाइल फोन से सरपंच को घटना की सूचना दी। सरपंच ने आकर महिला को हैवानों से छुड़ाया। इसके बाद पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। दूसरे दिन पुसौर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार सभी युवक घटना के वक्त नशे में थे। बिलासपुर 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी में भी दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया था, जहां 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया। सरगंडक क्षेत्र में 13 साल की बच्ची को नशीली दवा खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस मामले में आरोपी नाबालिग थे। दरअसल 11 जुलाई को महिला ने पुलिस से शिकायत की कि उसकी बेटी की दोस्ती विवेकानंद रेसिडेंसी में रहने वाले एक नाबालिग लड़के से थी। वहीं रात को नाबालिग ने उनकी बेटी के मोबाइल पर मैसेज किया। मैसेज में बेटी की अश्लील फोटो होने की बात कही और बच्ची को कॉलोनी के मंदिर के पास बुलाया। अश्लील फोटो होने के डर से बच्ची रात करीब 2 बजे नाबालिग से मिलने चली गई। नाबालिग अपने दोस्त के साथ वहां मौजूद था और दोनों ने मिलकर नाबालिग को नशीली दवा खिला दी, जिसके बाद बच्ची से दुष्कर्म किया। रायपुर राखी के दिन बलात्कार। ये घटना बीते साल राखी के दिन की है, जहां रायपुर के मंदिर हसौद में 31 अगस्त 2023 को इस घटना को अंजाम दिया गया। रक्षाबंधन वाले दिन 2 बहनों की अस्मत को 10 दरिंदों ने लूट लिया। ये बहनें अपने भाई को राखी बांधकर वापस घर लौट रही थी। वहीं इसी दौरान मोटरसाइकिल में सवार 10 बदमाशों ने रिम्स कॉलेज के पास इनका रास्ता रोक लिया। दरिंदों ने तीनों का मोबाइल फोन छीन लिया, तो वहीं युवक को चाकू दिखाकर डराया धमकाया और दोनों बहनों को अपने साथ सुनसान जगह में ले गए। जिसके बाद इन दरिंदों ने बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। ये कुछ चुनिंदा केसेस हैं जिनके जरिए हम जस्टिस की सच्चाई और कुछ पीड़ित लड़कियों का दर्द आपके सामने बयां कर रहे हैं। इन लड़कियों ने न सिर्फ इस दरिंदगी को झेला, बल्कि सिस्टम की लापरवाही के चलते ये लगातार कोर्ट के चक्कर काटती रहीं। IBC 24 गोपनीयता को बरकरार रखते हुए इस दरिंदगी की कहानी खुद पीड़िता के परिजनों की जुबानी आपको बताने जा रहा है। दुष्कर्म हुआ था जिसने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया था। 2 सगी बहनों से 10 लोगों ने मिलकर, 10 दरिंदों ने मिलकर हैवानियत की थी और आज इस पूरे मामले को 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। केस अभी भी अंडर ट्रायल है और परिवार ऐसे में क्या झेल रहा है वो आपको सुनाएंगे। जो घटना हुई थी उसके बाद IBC 24 ने भी प्रमुखता से दिखाया था। आरोपी अरेस्ट हो गए थे, मगर अरेस्ट होने में कितना समय लगा, पहले तो वो बताएं क्या लापरवाही रही और अभी क्या पीड़ा आप लोग की तब से अभी तक झेल रहे हैं। जो कार्यवाही हुआ था वो तत्काल हुआ था। सब लोग की गिरफ्तारी भी तत्काल हुई थी, लेकिन लगा हम लोग को कि आज कल कुछ हो जाएगा। महीने 2 महीने बीते, आज साल हो गया, लेकिन आज के हम केस में क्या जानकारी हमको 1% पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बस हमको ये दबाव पता चलता है जब उनसे जो अपराधी के परिजन हम लोग को आते हैं बोलने के लिए कि इतना ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसे बोल के पैसा ले लीजिए, तब हमको पता चलता है कि नहीं, अभी तो केस चल रहा है और कोई हमारे पीठ पीछे हमारे लड़ रहा है। आज बहुत दिनों बाद आप आए पूछने के लिए, बहुत अच्छा लगा। बाकी कई लोग तो ये लगता है कि हम लोग पैसा ले लिए हैं, ये ले लिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों को लगता है दबाव कैसा दबाव आप लोग के ऊपर आया उस समय भी? कई राजनीतिक लोगों ने भी आप लोग से शायद संपर्क किया था, जैसे बताए थे। किस प्रकार का दबाव आया था कि प्रलोभन आया था, क्या हो रहा था? दबाव में आता है कि एक जो है मेन अपराधी वो इकलौता है, उसको जहाँ की सोचने में ये लगता है कि शायद उम्र को कैद होगी या फिर फांसी होगा, तो उसका परिजन का कहना है कि बचा लो, ये कर लो, वो कर लो, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इतना तक का ऑफर देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करना चाहते। बहुत दिन बाद ये बात याद आ गई तो थोड़ा सा दिल भर आया, मन भर आया। ऐसा लग रहा है पुराना दर्द याद आ रहा है। जो चीज़ बीता है वो सब भूल जाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर वही याद आता है। तो ये जब आप लोगों ने थाने में बताया कि ये प्रलोभन दे रहे हैं, तो उस समय कार्रवाई हुई कि नहीं उन पे? प्रलोभन देना भी अपने आप में अपराध है। कार्रवाई हुई थी, फिर उन लोग थोड़ा पहुँच वाले हैं, थोड़ा सा गरीबों को ज़्यादा ये होता है, और वो लोग तो पैसे वाले हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि क्या होता है नहीं होता। उन लोग के लिए तो ये सब चीज़ खेल है। हमको तकलीफ़ होती है इन चीज़ों से। अभी भी कभी धमकी आती है, मार देंगे, काट देंगे, तुम लोग अकेले मिल जाओगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा। बोले ठीक है, जो होगा, सबको मरना एक दिन है। ये सुनकर जो हम महसूस कर रहे हैं
उससे कई ज्यादा दर्द से यह गुजरी है। क्या हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या हमने उनके लिए कभी मोमबत्तियां उठाई, प्रदर्शन किए या फिर आवाज उठाई? अगर नहीं तो आखिर क्यों नहीं? दिल्ली के निर्भया केस में आरोपियों को सजा मिलने में 8 साल से ज्यादा का समय लग गया और यही हाल कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के रेप केसेस का है, जिसमें पीड़िता और उसके परिजन सालों से कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं और आरोपी जो है या तो अंडर ट्रायल होने की वजह से जेल में है या फिर बाहर खुले घूम रहे हैं। आखिर क्यों ये केस पेंडिंग पड़े रहते हैं और न्याय बेबसी भरी उम्मीद की नजरों से देखता रहता है? अगर सिर्फ राजधानी रायपुर की ही बात करें तो जिला न्यायालय में दुष्कर्म के 1000 केस पेंडिंग हैं। रायपुर में पॉक्सो मामलों की सुनवाई के लिए 2 कोर्ट हैं। पॉक्सो की 2 कोर्ट में 650 केस पेंडिंग हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में करीब 325 केस पेंडिंग हैं। इन केसेस को लेकर हमने और अंदर तक पड़ताल की और न्याय मिलने में हो रही लेट लतीफी की वजह जानने के लिए कुछ जिम्मेदारों से बात की। देखिए, जो रेप केसेस हैं वो हिंदुस्तान में आप जैसे सुनते रहते हो कि पूरे देश में अलग अलग जगह पे प्रतिदिन ही होते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो चूक होती है वो ये होती है कि जो पीड़ित होते हैं वो लोग तुरंत रिपोर्ट नहीं करते, जबकि इसकी जो है त्वरित रिपोर्ट होनी चाहिए। त्वरित रिपोर्ट होने से क्या होगा कि जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसके फोरेंसिक एविडेंस मिल जाएंगे, तो उसमें न्यायालय में उसको साबित करने में ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा लूप होल है कि रिपोर्ट प्रॉम्प्ट नहीं होती। दूसरा, जो मामला इन्वेस्टिगेशन करते भी हैं पुलिस, तो उसमें भी टाइम लगा देती है कि हमारे देश में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कोर्ट्स की संख्या बहुत कम है, तो और इसमें समय लगता है, तो इस कारण जो है विलम्ब होता है। हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम डिग्री ऑफ एबनॉर्मलिटी को हम बोल सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों के जान पहचान वाले जो उनके पहचान है वो, और यूजुअली वीक जो पर्सन रहता है, जैसे छोटा बच्चा हुआ, यंग लड़की हुई, तो उसके कारण करते हैं। और ये देखा जाता है कि इन लोगों में साइकोपैथोलॉजी होती है। यूजुअली ड्रग एडिक्ट होते हैं, अल्कोहलिक्स होते हैं, इनका व्यक्तित्व जो होता है वो उसमें एंटी सोशल एक्टिविटी रहती है, ये दूसरे और गलत कार्यों में लगे रहते हैं। ज़्यादातर जो इस प्रकार के जो केसेस हैं उसमें जो लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दोनों के बीच विवाद रहता है, उसके बाद फिर लड़की आती है कि उसके साथ दुष्कृत्य किया। इस प्रकार की भी शिकायतें कई बार आती हैं, किंतु इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाता है और इसमें कार्रवाई की जाती है। आजकल इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा रहेगी, जैसे नाबालिग लड़कियां कहीं चली जाती हैं किसी के साथ झांसे में जाकर, तो इसमें हम तत्काल मुकदमा दर्ज करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का रूल है उस आधार पर। और उसके बाद जैसे ही बरामद करके लाते हैं, उनका कथन होता है। कथन में जो भी तथ्य आते हैं, जो बोलती है, उस आधार पे आगे की धाराएं लगाई जाती है, क्योंकि नाबालिग जो बच्चा है उसका किसी प्रकार की सहमति को नहीं माना जाता। हमने ये तो जान लिया कि न्याय आखिर कहाँ पीछे रह गया, लेकिन हमने ये भी जानने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ के लोग इस पूरे केस को लेकर और महिलाओं की सेफ्टी को लेकर क्या सोचते हैं। हमारे साथ एक मैम, उनसे बात करेंगे। मैम, आपको छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में है, विमेन के लिए कितना सेफ आपको लगता है छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर? छत्तीसगढ़ तो काफ़ी सेफ़ है, लेकिन जब हम पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि पब्लिक प्लेसेस पे भी कैमरा होने चाहिए, क्योंकि कई बार हम लेडीज़ अकेली घूम रही होती हैं तो हमें सेफ्टी की ज़रूरत महसूस होती है, और फीमेल पुलिस ऑफिसर्स भी हों तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम और ज़्यादा फील करेंगे, बेटर फील करेंगे। और इसके अलावा जैसे हम सिनेमा हॉल्स वगैरह में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें महसूस होता है कि वहाँ पे भी पुलिस प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और जो रेप है उसके खिलाफ पूरे इंडिया के मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उसके लिए बहुत ही अच्छा कानून बनाया जाए, सीधा फांसी की सज़ा हो या फिर बीच जो इंडिया से बाहर अदर कंट्री में हैं, बीच चौराहे में उनको क्या है सामने ला के
जो बेइज्जत किया जाता है और जो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, वैसा कानून यहाँ लागू हो ताकि हमारे देश में ऐसा कोई केस लागू ना हो। तो इस समय हम रायपुर शहर के एक सिटी बस में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ बहनें, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कोलकाता की तो बात हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर में महिलाएं खुद को कितना सेफ महसूस करती हैं, क्या उनकी मांग है और कैसे इंतज़ाम होने चाहिए। मैम, आप लोग सिटी बस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, तो आप लोगों को सेफ महसूस होता है या नहीं होता है? हाँ, सेफ महसूस होता है। मतलब ड्राइवर्स लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है और ऐसा कुछ घबराहट की बात नहीं होती है। बाकी बस यही चाहूँगी कि थोड़ा सा पुलिस सेफ्टी का ध्यान रहे, आसपास ध्यान दें कि कितने बस पास हो रहे हैं। और जैसे कि रात में कुछ बच्चे एग्ज़ाम दिलाने जाते हैं तो उन लोगों को नाइट आते लेट हो जाता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए और उस जगह पे पुलिस वगैरह अवेलेबल हो ताकि ध्यान रहे और बस वगैरह का फैसिलिटी अच्छे से वहाँ पे हो। ऐसे जगह में मतलब सेंटर्स जैसे वहाँ देते हैं तो वहाँ पे बस फैसिलिटी पास में ही हो ताकि सबको ईजी हो जाए। मैम, आप अगर कहीं काम करती होंगी, आपके वर्क प्लेस में आप जहाँ काम करती हैं वहाँ आपको सुरक्षित महसूस होता है कि नहीं, कैसा माहौल रहता है? सर, जहाँ मैं वर्क प्लेस है मेरा, वहाँ पर तो खैर है सेफ, लेकिन फिर भी ऐसा चाहिए रहता है हम लोगों को कि हर जगह हम लोगों को ऐसा लगता है कि सेफ होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए ताकि हम लोगों को प्रोटेक्शन मिल पाए। कुछ और यहाँ पर एक महिला हमारे साथ हैं। मैम, हम लोग छत्तीसगढ़ के राजधानी में है रायपुर में, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रही हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं कि नहीं यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कल के बाद तो और भी नहीं। कल ऐसा ही हुआ कि रात को 9 बजे एक ऑटो वाला मतलब किराया के लिए 10 रुपये की किराया के लिए इतना गाली गलौज कर रहा था। बिल्कुल भी सेफ़ नहीं लगता है। और जब ऐसे छोटे छोटे बच्चे पकड़े रहते हैं तब तो और बिल्कुल भी सेफ़ नहीं लगता है। तो ये राजधानी रायपुर की महिलाएं और बहनों से हमने बात की। इन्होंने बताया कि कैसे राजधानी रायपुर के हाल हैं और वो सुरक्षित महसूस करती हैं या फिर नहीं। ज़्यादातर रेप केसेस की जांच में यही सामने निकल कर आता है कि आरोपी जो होता है वो अनजान आदमी नहीं होता, वो पीड़िता की पहचान का होता है, रिश्तेदार होता है या जानी पहचानी भीड़ का हिस्से का होता है। बस वो उसके भरोसे का फ़ायदा उठाकर उसे अपना शिकार बनाता है। रायगढ़ हो, सरकंडा हो, बिलासपुर हो, रायपुर हो, सभी केसेस में यही हुआ। रायगढ़ वाले केस में भी आरोपी जो है उसी गाँव के लड़के थे। ये न्याय की हकीकत और अपने डर को बयां करती कहानी सिर्फ एक केस नहीं, किसी की खुशियां, आजादी और पूरी जिंदगी छीन लेने वाली वो हकीकत है जिसका हल्का सा भी एहसास हमें नहीं होता। आखिर खुद के पैरों पर खड़े होकर आसमान छूने वाली बेटियां क्या सच में आजाद हैं या डर का साया अब भी उनका पीछा करता है? रेप और छेड़छाड़ ये मर्दों को सुनने में भले ही मात्र कोई केस लगे, लेकिन लड़कियों को गलत नियत से किया गया एक भी टच उन्हें कई रातों तक सोने नहीं देता। और जब इनकी अस्मिता को ही तार तार कर दिया जाए, जब न्याय ही न्यायालय में न्याय की गुहार लगाने लगे, तो इन महिलाओं का भरोसा शासन, प्रशासन और न्यायालय पर से उठ जाता है। कैमरा सहयोगी लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला और सौरभ तिवारी की रिपोर्ट, IBC 24।